गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आधारीय खाद्य वर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन्हें हम बेसिक फूड ग्रुप्स भी कहते हैं। पोषक विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर आधारीय खाद्य वर्ग की विभिन्न योजना बनाई गई और इन विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखकर जो वर्ग बनाए उन्हें इन्होंने आधारीय खाद्य वर्ग कहा। ठीक है, मतलब समान पोषक मूल्य वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखकर जो वर्ग बनाए उन्हें ही खाद्य वर्ग कहा। ठीक है, अब प्रतिदिन की आहार योजना करने के लिए भोज्य समूह को 7 समूह में पहले विभक्त किया गया। इस विभाजन को बेसिक 7 भोज्य समूह कहा। ये 7 भोज्य समूह शरीर को उनकी आवश्यकता अनुसार समस्त पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। प्रत्येक भोज्य वर्ग में एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व भी प्राप्त होते हैं। प्रत्येक भोज्य वर्ग में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का समावेश होता है। ये सभी भोज्य वर्ग जो है आसानी से हमें उपलब्ध हो भी जाते हैं। अब इन वर्गों को किस प्रकार से विभक्त किया है उसको हम देखते हैं। प्रथम वर्ग में क्या रखा इन्होंने, हरी पीली सब्जियां तथा फल इस वर्ग में रखें और सब्जियां और फल विटामिन ए, बी, सी, लो लवण के अच्छे प्राप्ति के साधन थे। आहार योजना करते समय इस समूह को प्रतिदिन आहार में एक बार भोजन में परोसना आवश्यक भी कर दिया। अब चौलाई है, पालक है, मेथी के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, चना, साग है आदि, जैसे आम है, पपीता, ये सभी इस भोज्य समूह में आते हैं। ठीक है, अब ये हुआ प्रथम समूह जिसमें क्या था, हरी पीली सब्जियां और फल थे। दूसरा समूह, इस समूह में विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ रखे गए। विटामिन सी कच्चे पदार्थों में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और ये पकाने पे जल्दी भी नष्ट हो जाता है। प्रतिदिन के आहार में इस वर्ग को 1 या 2 बार अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस समूह में मुख्य रूप से वे भोज्य पदार्थ हैं जैसे आंवला है, अमरूद है, नींबू है, संतरा है, अनानास है, पत्ता गोभी, सहजन आदि है। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप बनाया गया। तीसरे ग्रुप में अन्य सभी सब्जियां और फल डाल दिए जो प्रथम और द्वितीय वर्ग में नहीं थे। इस वर्ग को प्रतिदिन 2 या 2 से अधिक बार आहार में ग्रहण करना आवश्यक कर दिया। इस समूह में पाए जाने वाले फल और सब्जियां हैं, सेब है, खरबूजा है, तरबूज है, केला है, आड़ू है, आलू बखेरा है या फिर भिंडी, बैंगन, करेला, ककड़ी, तोरू आदि। अब चौथा जो समूह लिया है, इस वर्ग में इन्होंने दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ डाले। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जीवन तत्व ए और बी कॉम्प्लेक्स अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो वह किसी भी आयु का हो, दूध का सेवन करना उसके लिए अति आवश्यक होता है। बालकों, शिशुओं को प्रतिदिन 3-4 प्याला दूध देना चाहिए। प्रौढ़ व्यक्ति को दिन में 2 या 2 से अधिक बार भी दूध का सेवन करना चाहिए और वो दूध भी ले सकता है, दही ले सकता है, मट्ठा ले सकता है, वसा दूध ले सकता है, छेना ले सकता है, खोया ले सकता है आदि सभी इसी समूह में आएंगे। अब 5वां ग्रुप जो बनाया गया, इस समूह में वे भोज्य पदार्थ रखे जो प्रोटीन के बहुत अच्छे साधन थे, मतलब जिनसे प्रोटीन अधिक मात्रा में प्राप्त होता था। प्रोटीन वनस्पति एवं प्राणी
दोनों ही जगत से प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उनमें जो भोज्य पदार्थ आते हैं वह है मांस, मछली, अंडा, मुर्गी आदि। ये प्रोटीन के अधिकतम प्राप्ति के या अच्छे प्राप्ति के साधन भी कहलाते हैं। वनस्पति जगत में जो प्रोटीन के साधन है वो दाल, मेवा, सूखे चने, मटर, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इनको प्रतिदिन 1 या 2 बार आहार में सम्मिलित करना चाहिए। मतलब ये वर्ग भी आहार में 1 या 2 बार रोज सम्मिलित करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो 6th ग्रुप है, इस ग्रुप में अनाज, आटा और ब्रेड आते हैं। ये भोज्य पदार्थ कार्बोज या श्वेतसार के बहुत अच्छे साधन होते हैं और ये कार्बोज या श्वेतसार जो होते हैं शरीर को ऊष्मा भी प्रदान करते हैं। श्वेतसार के अलावा इस समूह में कुछ पौष्टिक तत्व और भी प्राप्त होते हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं, लौह तत्व आते हैं आदि। इस भोज्य समूह का प्रतिदिन आहार में 2 या 3 बार उपयोग किया जाना चाहिए और इसमें जो हम उपयोग लेते हैं वह चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है तथा इन अन्य अनाजों से बने आटे का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इस समूह में स्टार्च के अनेक स्रोत होने के कारण डांटकर जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंद आदि भी इसमें ले सकते हैं। अब है नेक्स्ट ग्रुप जिसे हम 7th ग्रुप या 7th ग्रुप भी कहते हैं। इस समूह में विशेष रूप से चर्बी युक्त भोज्य पदार्थ आते हैं जैसे मक्खन है, घी है, तेल है आदि इसी समूह में आते हैं और वसा प्राप्ति के बहुत अच्छा साधन भी होते हैं और ऊर्जा के उत्तम स्रोत के रूप में गुड़, चीनी, शहद आदि को भी इसी समूह में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, लगभग समस्त पोषक तत्व हमें हमारे आहार में प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन आहार में सम्मिलित भी करना चाहिए। एक संतुलित आहार जिसमें 7 भोज्य समूह का उपयोग किया गया है उसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम एक सुबह का नाश्ता लिया, सुबह के नाश्ते में हम आलू का पराठा, अंडे की करी, दूध, अमरूद ये ले सकते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो एक संतुलित आहार है जिसमें 7 वर्ग का हमने उपयोग किया है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको अभी बताया है सुबह का नाश्ता, जिसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, मतलब हर ग्रुप में से एक चीज़ अपने लिए, जैसे पराठा है, आलू का ले लो, अंडे की करी ले लो, दूध ले लो, अमरूद ले लो। अब दोपहर का नाश्ता है, इसमें चावल भी ले लो, दाल छोंक लगी ले लो, दही ले लो, आलू गोभी की सब्जी ले लो, सलाद ले लो। सलाद में आप टमाटर, गाजर, चुकंदर, सलाद के पत्ते और नींबू ले सकते हो। फिर शाम का अगर आपने खाना लिया है तो चपाती ले लो, मीट करी ले लो, मेथी के पत्ते ले लो, पपीते की खीर ले लो, आंवले की चटनी ले लो आदि। अब 7 समूह को संतुलित आहार में हम जो भोज्य पदार्थ उपयोग करेंगे वो इस प्रकार है। जैसे प्रथम समूह का अपन ने ले लिया, सलाद के पत्ते ले लिए थे, गाजर मेथी के पत्ते ले लिए थे, फिर पपीते ले लिया था। द्वितीय समूह में से अपन ने नींबू, अमरूद, टमाटर, आंवला ले लिया था। तृतीय समूह में अपन ने गोभी, चुकंदर ले लिए थे। चतुर्थ समूह में अपन ने दूध, दही, खीर, अंडे की करी, दाल, मीट की करी आदि ले ली थी। और 6th समूह में से गेहूं के आटे का पराठा, चावल ले लिया, रोटी ले ली, आलू ले लिए। और जो लास्ट 7वां ग्रुप था उसमें अपन ने घी, तेल, चीनी का उपयोग किया और इससे बने व्यंजनों को अपन ने इसमें सम्मिलित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 भोज्य वर्गों का उपयोग हमने आहार योजना बनाते समय किया और ये हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद भी रहा। प्रतिदिन के आहार में हर समूह का होना
अति आवश्यक होता है ताकि सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में शरीर को प्राप्त हो सके। भोज्य वर्गों की मात्रा व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता के अनुसार ही रखनी चाहिए। अनेक बार कई आविष्कार हुए, उसके पश्चात यूएसए अमेरिका के विशेषज्ञों ने 7 भोज्य वर्गों में थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने भोज्य पदार्थों के मुख्य 4 वर्ग बनाए और इस वर्ग को उन्होंने डेली फूड गाइड का नाम दे दिया। फिर भोज्य वर्गों को 4 समूह में इस प्रकार विभक्त किया। जैसे प्रथम समूह में इन्होंने दूध, चीज़, आइसक्रीम, इस समूह में प्रोटीन, विटामिन B12 और कैल्शियम वाले भोज्य पदार्थ डाले। द्वितीय समूह में इन्होंने मांस, लीवर, मछली, अंडा, दालें आदि डाली, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स तथा खनिज लवण वाले भोज्य पदार्थ इस समूह में डाल दिए। फिर जो तीसरा समूह इन्होंने बनाया है, उन्होंने हरी पीली सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां और विभिन्न प्रकार के फल इस समूह में डाले, जिससे इस समूह को विटामिन ए और विटामिन सी तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट जो 4th ग्रुप बनाया, उसमें ब्रेड, अनाज, आलू आदि डाले। इन भोज्य पदार्थों से ऊष्मा, प्रोटीन और लौह लवण तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। डेली फूड जो गाइड है, आवश्यकता और रुचि के अनुसार अन्य भोज्य पदार्थों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। भारतवर्ष के लिए फूड गाइड में 5 समूह रखे। प्रथम समूह में अनाज और अनाज से बने भोज्य पदार्थ रखें, जैसे चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, लाई, आटा आदि आए। इन भोज्य पदार्थों से ऊर्जा, प्रोटीन और न दिखने वाली वसा, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, लौह तत्व और रेशेदार पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो भारतवर्ष के लिए फूड गाइड में समूह रखा गया, वह था दालें और सब्जियां। इस समूह में सभी प्रकार की छिलके वाली, बिना छिलके वाली सब्जियों को रखा। इसमें वो सारी सब्जियां जैसे चना हो, मूंग हो, उड़द हो, मसूर हो, या सूखे मटर हो, सूखी फलियां हो, राजमा हो, सोयाबीन्स हो आदि रखे इन्होंने। और ये समूह भोजन में ऊर्जा और प्रोटीन और न दिखने वाली वसा के साथ साथ विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह लवण और रेशेदार पदार्थ प्रदान करता है। इसी तरह तृतीय जो समूह बनाया, उसमें उन्होंने मांस एवं दूध से बने पदार्थ रखे। मांस और दूध से बने पदार्थ वाले समूह में इन्होंने दूध, दही, पनीर, खोया, रबड़ी, मिक्स मिल्क पाउडर, चीज़ आदि रखा। इससे मुख्य रूप से प्रोटीन, वसा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम आदि पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। और मांस जो रखा, इसमें हर प्रकार के मांस रख दिए, जिसमें अंडा भी हो सकता है, मुर्गी भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, मछली भी हो सकता है, सबको इसी समूह में डाला। और इनसे प्रोटीन, वसा और लौह लवण तथा विटामिन B2 की प्राप्ति हुई। अच्छा, जो चौथा समूह बनाया भारतवर्ष के अनुसार, उसमें फल और सब्जियां डाली। और फल में विशेष रूप से सभी प्रकार के फल रखे, जैसे आम, अमरूद, टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी आदि। इसमें कैरोटीनॉइड्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और रेशे प्राप्त हुए। ठीक है, सॉरी बेटा, इसमें कैरोटीनॉइड, विटामिन सी और रेशे प्राप्त होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसमें इतने नहीं होते। हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, उसमें पालक, चौलाई, सहजन के पत्ते, मेथी के पत्ते, बथुए आदि को रखा गया। इससे मुख्य रूप से कैल्शियम, लौह लवण और विटामिन B2 तथा फोलिक एसिड
तथा रेशे विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। अन्य सब्जियां जैसे गाजर है, भिंडी है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है आदि सब्जियां इसमें भी रखी। इस समूह से में कैल्शियम, कैरोटीनॉइड, फॉलिक एसिड और रेशे प्राप्त होते हैं। ये हमारा था चौथा ग्रुप जिसमें फल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां हमने डाली थी। अब पांचवें ग्रुप में वसा और चीनी को डाला। वसा में सभी प्रकार के घी, तेल आते हैं और इस वजह से ऊर्जा, वसा तथा वसीय अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। और चीनी में गुड़ व चीनी इसके अंतर्गत आते हैं और इससे मेन रूप से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और भोजन तालिका बनाते समय इन सभी भोज्य समूह का हम उपयोग करते हैं और उपयोग करना भी चाहिए, ताकि प्रत्येक समय के आहार में हर भोज्य वर्ग से कुछ न कुछ भोज्य पदार्थ अवश्य ही हमारी आहार तालिका में सम्मिलित हो जाए। आहार तालिका बनाते समय भोज्य पदार्थों का अगर गलत चुनाव करा तो भोज्य में कुछ पौष्टिक तत्वों की क्या होगी, कमी रह जाएगी और कुछ पौष्टिक तत्व हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे, जिससे हमारा जो आहार का संतुलन है, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब चूँकि हमारे देश की जनता गरीब है, मजदूर है, किसान है और इनकी आहार तालिका का जब नियोजन करते हैं तो 7 भोज्य समूह का उपयोग करना ही उचित होता है, क्योंकि इन लोगों को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन मिलना आवश्यक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। विभिन्न पोषक विशेषज्ञों द्वारा आहारीय खाद्य वर्ग के कई वर्ग अलग अलग समय पे दिए गए हैं, उनके भी अपन थोड़ा से नाम के सहित चर्चा कर लेते हैं। जैसे कैरोलिन हंट ने 5 भोज्य समूह का अनुमोदन किया था। उन्होंने जो समूह बताए थे उसमें फल और सब्जियां थी। दूसरा जो समूह बताया था मांस, दूध और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ बताए थे। तीसरा इन्होंने अनाज बताया था। चौथा चीनी तथा अन्य विटामिन्स बताए थे। और 5वां वसा तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ बताए थे। फिर उसके बाद 7 खाद्य वर्ग जिन्हें हम प्राथमिक सेविंग कहते हैं उसका अनुमोदन किया। प्राथमिक 7 वर्ग थे खट्टे फल, टमाटर, कच्ची पत्ता गोभी। दूसरा था हरी पत्ते वाली पीली सब्जियां। तीसरी थी आलू तथा अन्य सब्जियां व फल। चौथे थे दूध और पनीर। 5वां था मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, सूखे मटर और बीन्स। और फिर छठा था आटा, मैदा व संपूर्ण अनाज। 7वां था मक्खन और मार्गरीन। 4 व 5 खाद्य वर्गों के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वर्ग कौन से हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे, इन्होंने भोजन के या भोज्य समूह के 7 वर्ग बताए। उसको भी हम डॉक्टर स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्ग बताए हैं। उसमें पहला था अनाज, ज्वार, बाजरा। दूसरा था दाल, इसमें सभी प्रकार की दालें आ जाएगी, चाहे वह अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो आदि। फिर तीसरा इन्होंने गिरियाँ या तिलहन बताया। चौथा सब्जियां बताई। 5वां फल बताया। छोटा दूध और दूध से बने पदार्थ बताए। 7वां अंडा बताया। 8वां मांस, मछली या अन्य प्राणीज पदार्थ बताए। 9वां वसा और तेल बताया। 10वां शक्कर तथा अन्य स्टार्चयुक्त पदार्थ बताए। 11वां मिर्च मसाले बताए। इन खाद्य वर्गों से सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है और इनको हमारी आवश्यकता के अनुसार आहार में सम्मिलित करना चाहिए। परंतु इन भोज्य पदार्थों के चयन करने में भी कई ऐसे कारक होते हैं जो इन्हें
उपयोग करने में हमें या चयन करने में रोकते हैं। जैसे कि मनुष्य की शारीरिक दशा कैसी है, उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, आहार खाते हैं और आहार को अपने भोजन में या भोज्य पदार्थों को अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। तो भोजन के चयन में मनुष्य की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और सामाजिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अन्य कारण जैसे कि उसकी शिक्षा कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किस संस्कृति में पल रहा है, ये भी भोजन के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार भोजन पदार्थ की उपलब्धता भी भोजन के चयन को प्रभावित करती है। जिस स्थान पर जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध होगा, मनुष्य उसी का चयन करेगा। और उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे उस जगह की उपज कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है जहाँ पर रह रहे हैं, मौसम कैसा है, खाद्य स्थान क्या है, जलवायु क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं भोज्य पदार्थ के चयन को प्रभावित करेगी। इसके साथ ही आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में विशेष रूप से हमारी परंपराएं हैं, हमारी धारणाएं हैं, अंधविश्वास, धर्म और भोजन के चयन को और पकाने के ढंग को भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा का प्रभाव भी भोजन के चयन पर पड़ता ही है। आर्थिक स्थिति का मुख्य रूप से खरीदे गए भोज्य पदार्थों की मात्रा और गुण व किस्मों को प्रभावित करती है। यदि हमारे पास पैसा है तो हम महंगे भोज्य पदार्थों का भी चयन कर सकते हैं। अच्छा, भोज्य पदार्थों के चयन को मनोवैज्ञानिक कारण भी प्रभावित करते हैं, जैसे भोजन के रंग, सुगंध, स्वाद, बनावट, ये भी मनोवैज्ञानिक कारक को प्रभावित करते हैं और इसी के आधार पर हम भोजन का चयन करते हैं और इन भोज्य समूह का ठीक प्रकार से उपयोग करके हमारे आहार को संतुलित बनाते हैं। आया समझ में? धन्यवाद।